Hello students, in this video we are going to study about the very important topic solenoid. Solenoid is the application of Ampere circuital law. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सोलोनॉइड होता क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है और उसके बाद उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। ये तीन चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सोलोनॉइड, सोलोनॉइड होता क्या है। तो प्यारे बच्चों समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर है पी क्यू, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्ट्रेट वायर को, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, और मैंने कोई भी एक इंसुलेटर लिया, कोई भी क्या लिया प्यारे बच्चों, एक इंसुलेटर। किस फॉर्म में? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ओके। और मैंने एक इंसुलेटर लिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और मैंने इस वायर को उसके ऊपर ऐसे 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 लपेटना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया? तो इस वायर की फॉर्म क्या हो जाएगी? तो जब आप इस वायर को ये हमारा P, ओके, ये P और ये Q, इसको चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये Q। तो जब मैं इसको ऐसे टर्न दूंगा तो एक टर्न, दो, तीन, ये इसकी क्या हो गई? हेलिकल फॉर्म हो गई, ठीक है। क्यों? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये देखिए जरा यहां एक बात समझिए, ये जो हेलिकल फॉर्म बनी, मैंने क्या करा, ये जो मेरा स्ट्रेट वायर था प्यारे बच्चों, ये जो मेरा स्ट्रेट वायर था, मैंने इसको गोल गोल घुमा के क्या कर दिया, हेलिकल फॉर्म दे दिया। तो ये जो मेरे को हेलिकल फॉर्म मिला इस स्ट्रेट वायर का, तो इसी फॉर्म को मैंने क्या नाम दिया? सोलोनॉइड। इस फॉर्म को प्यारे बच्चों मैंने क्या नाम दिया? सोलोनॉइड। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में शॉर्ट नोट्स बने, आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज सोलोनॉइड, तो प्यारे बच्चों इसका बहुत सीधा सा जवाब होता है। क्या जवाब बनेगा इसका? इट इज द हेलिक्स फॉर्म ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर यानी वायर, ठीक है। जब हम किसी कंडक्टर को क्या दे देते हैं प्यारे बच्चों? एक हेलिक्स फॉर्म दे देते हैं, तो वो जो हेलिक्स फॉर्म है, ठीक है, किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर की जो हेलिक्स फॉर्म है वही क्या कहलाती है? हमारा सोलोनॉइड कहलाती है। तो अगर हम आपसे कहें ये एक कंडक्टर है, बताइए क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक स्ट्रेट वायर है, इट इज अ स्ट्रेट वायर। और ये क्या है? आप कहेंगे सर ये हेलिक्स फॉर्म है, उस हेलिक्स फॉर्म को ही क्या बोला गया? सोलोनॉइड। तो ये हो गया सोलोनॉइड और ये हो गया स्ट्रेट वायर। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जैसे ही हमें एक बात बताइए, हमें मालूम है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं किसी वायर को करंट देता हूं, अगर मैं किसी वायर को क्या देता हूं? करंट, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन वी, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि अगर किसी वायर में करंट है तो उस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसे तो बाहर की तरफ आएंगे, राइट हैंड थंब रूल से, ये इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ आ गई? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो एक बात बताइए, ये जो हेलिक्स फॉर्म है, इसमें जब हम करंट देंगे तो इसमें भी बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें अगर करंट देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपने करंट दिया आई, तो ये करंट आई इसमें भी फॉर्म होगा, तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो बात नहीं? तो वही हम सीखने जाएंगे कि हेलिक्स फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होने वाला है। बहुत ही
कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका डायग्राम आपसे कई बार बनवा लेता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा समझिए। तो सबसे पहले जरा ध्यान देना, ये हमारा स्ट्रेट वायर मान लीजिए पी क्यू, ओके, और यहां ये हो गई इसकी हेलिक्स फॉर्म। ठीक है, ये इसकी हेलिक्स फॉर्म। ओके, पी क्यू। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रेट वायर था मैंने इसको गोल गोल करके क्या कर दिया, हेलिक्स फॉर्म कर दिया। चलिए बेटा, इसमें अगर कोई करंट नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई करंट नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, चलिए अब जरा समझिए। मान लीजिए मैंने इसमें करंट दिया I, ओके, और इसमें भी करंट दिया I, तो मैं इसमें जरा कुछ लोकेशन कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ लोकेशन ली, फॉर एग्जांपल क्या लोकेशन लेता हूं, M N O P तो आ गया। ठीक है, P Q R, ये ले लिया S और T। S और T। ठीक है, वायर S से शुरू है, T पे खत्म है, सोलेनॉइड वो S से शुरू है, T पे खत्म है। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये रहा S, देखिए ये है S, ये है T, तो बीच वाले पॉइंट भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये जो M यहां है, मैंने कह दिया ये M यहां है। ठीक है, ये रहा M, ये रहा N, ये जो N है वो यहां है, ये रहा O। ठीक है बेटा, ये रहा P, ये है Q और ये है R। चलिए ठीक है, ये MnOPQR S और T के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। MnOPQR S और T के बीच में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट। चलिए बेटा अब जरा ध्यान देना, हमने जैसी करंट दिया तो पूरे वायर में क्या आ जाएगा, अलग अलग लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और हमें मालूम है अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर होता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर तो इस तरह से ऐसे सर्कुलर और करंट नीचे तो ऐसे सर्कुलर। लेकिन वायर अगर सीधा है तो उसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर होता है। ओके चलिए, तो मान लीजिए ये जो मेरा करंट है, इस करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होगा, ये डिपेंड करेगा करंट के अमाउंट पर। तो मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर करंट ले लिया और 1 एम्पियर करंट लेने से मान लीजिए इसके चारों तरफ हर लोकेशन पे, ठीक है ना, इसके चारों तरफ हर लोकेशन पे इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनता है। मान लीजिए I कितना है, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर देने से चारों तरफ इतना मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो इसी वायर को जब आपने हेलिकल फॉर्म दिया, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, M पर, देख लीजिए M पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है, N पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है, ये ठीक है ना, क्लियर, देख लीजिए MnOPQR पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। बस वायर की शेप ही तो चेंज करी है, पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट तो क्या है प्यारे बच्चों, उतनी है। ओके, अब मैंने इस करंट को क्या कर दिया, ध्यान देना, मैंने इस करंट को बढ़ा के कर दिया 2 एम्पियर। 1 एम्पियर पे इतना, मैंने अब इस करंट को बढ़ा के क्या कर दिया, 2 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों जब 2 एम्पियर होगा तो ये करंट भी क्या हो जाएगा, बताइए, इस करंट की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो सॉरी, करंट के अमाउंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा करंट और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख लीजिए, हम कुछ खास लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पर कुछ खास लोकेशन ले लिया, ठीक है। अब I की वैल्यू बढ़ाओगे तो जैसे जैसे हम I की वैल्यू बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमने I की वैल्यू और बढ़ा दी तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरह से, ये और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ये। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब जब ये करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्यारे बच्चों क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों, ये इसके और ये इसको, ये इनको क्या करेंगे, अप्रोच। ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अप्रोच। तो मान लीजिए, जैसे ध्यान देना, अगर करंट की वैल्यू और बढ़ती है तो क्या, मान लीजिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये, और इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा, तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगी जब इन लोकेशंस के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो बेटा फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, वो इंटरसेक्ट तो करता नहीं, वो ज्वाइन कर सकता है। तो जब ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो देखिए क्या कर जाते हैं आपस में, ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आपस में क्या कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्लियर हो गया। और फिर फाइनली और अगर ज्यादा होता है तो ये जो देखिए, पहले ही सर्कल थे, फिर कर्व हो गए, उसके बाद और ज्यादा होने पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ऐसे बिल्कुल सीधा। क्लियर हो गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको आपकी एनसीईआरटी का फिगर 4.17, ठीक है, वो मिल जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपको बिल्कुल सिंपल बनाना है, ठीक है ना, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होती है, ये तो पता ही है, इट इज द हेलिक्स फॉर्म ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है ये आपको बता दिया। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड का कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ये हमने एक सोलेनॉइड बना लिया, इसको नाम दे देते हैं P Q। P से शुरू है, ठीक है, और Q पे खत्म है। और मान लीजिए इसमें जो करंट है वो कितना है, I करंट है। क्लियर हो गया। तो लेट स्टार्ट। लेट कंसीडर अ सोलेनॉइड having the current I, ठीक है। हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर किया जिसमें कितना करंट है, I। लेट कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग द करंट I। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक सोलेनॉइड, इसमें करंट I है। तो इस सोलेनॉइड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द एम्पीरियन सर्किटल लॉ। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एम्पीयर सर्किटल लॉ यूज करने वाले हैं। और हमें मालूम है कि
यूज होता है अभी बताया था। सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लीजिए ये जो रिंग है, ठीक है ना, पहले रिंग का सेंटर ये, दूसरी रिंग का सेंटर ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड एज इसके सेंटर से होकर जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड के एक्सिस से, ठीक है ना। सभी सर्कल के, हर सर्कल का सोलेनोइड में क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न होते हैं। हर टर्न का कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा, और उन सेंटर को मिलाने वाली लाइन को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो वो लाइन उस सोलेनोइड का क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। तो एक्सिस से जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, और उसके आसपास का थोड़ा कर्व शेप में ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर रहेगा वो बिल्कुल सीधा चलेगा, और सोलेनोइड से बाहर आते ही वो थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। चलिए, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटर लॉ यूज करने वाले हैं। तो एम्पियर सर्किटर लॉ यूज करने की एक शर्त है, वी हैव टू कंसीडर अ क्लोज लूप, यानी लूप के साथ क्लोज वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लूप होता ही क्लोज है। व्हाट इज लूप, क्लोज कर्व, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक क्लोज लूप कंसीडर किया। ध्यान दीजिए किस तरह से, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने कैसे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने ये क्लोज लूप कंसीडर किया। इसको नाम दे देते हैं आर पी क्यू आर एस टी क्यू, ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया। इस लूप को मैंने एक नाम दे दिया पी क्यू तो हमारा सोलेनोइड था, इस लूप को क्या नाम दिया, आर एस टी यू। क्लियर हो गया। चलिए, तो नाउ डू द डेरिवेशन। लेट कंसीडर एन एम्पीरियन लूप अराउंड, एम्पीरियन लूप का नाम क्या है, आर एस टी यू, अराउंड सोलेनोइड। तो हमने सोलेनोइड के चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया, आर एस टी यू। चलिए बेटा, अब आपने लूप कंसीडर कर लिया है, तो अब आप एम्पियर लॉ लगा सकते हैं। क्या है हमारा एम्पियर लॉ, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है, करंट, टोटल करंट, नेट करंट। क्लियर हो गया। और वो हमारा करंट कितना है, आई। चलिए बेटा, अब ये हमारा क्या है, देखिए ये जो क्लोज इंटीग्रल होता है, ये जो क्लोज इंटीग्रल होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्पीरियन लूप को रिप्रेजेंट करता है। क्लोज इंटीग्रल यानी इंटीग्रल, और वो भी कैसा है, क्लोज। तो ये क्लोज किसको रिप्रेजेंट करता है, इस लूप को रिप्रेजेंट करता है। समझ में बात आ गई। अब जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, क्या, कि हम इंटीग्रल को क्या करते हैं, बाय पार्ट्स कर सकते हैं। हम इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स। देखिए एक सिंपल सी बात बता देता हूं। मान लीजिए मैं लिखता हूं इंटीग्रल 1 to 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 to 2 प्लस 2 से 3, यानी 2 क्या है, 1 और 3 के बीच में आएगा। और अगर मैं इसको लिखूं 1 to 4, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं 1 to 2, 2 से 3 प्लस 3 से 4, यानी आप इंटीग्रल को कितनी भी बाय पार्ट्स कर सकते हैं। एक इंटीग्रल को आप कितने भी टुकड़ों में बाय पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो यहां से शुरू और यहां पे क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बस आपको लिमिट का ध्यान देना जरूरी है, ठीक है।
बाकी आप एक इंटीग्रल को कितने रूट्स में क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो मेरा क्लोज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एस टी यू आर, पूरे लूप को। तो मैंने क्या करा, इसको 4 हिस्सों में तोड़ लिया। यहाँ डॉट आता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे डॉट आता है। चलिए, तो बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैंने इस क्लोज इंटीग्रल को 4 हिस्सों में तोड़ा। मालूम है पहला क्या है, आर एस, दूसरा एस टी, फिर टी यू और फिर यू आर। देख लीजिए, मैंने इस पूरे लूप को 4 हिस्सों में तोड़ लिया। ये जो पूरा लूप है उसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, बी तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा। ओके, ये डीएल क्या रिप्रेजेंट करेगा, आरएस को, ये डीएल रिप्रेजेंट करेगा एसटी को, ये डीएल रिप्रेजेंट करेगा टीयू को, और ये डीएल रिप्रेजेंट करेगा यूआर को। यहां ये डीएल कौन है, ये आरएस, ये डीएल है। आरएस की जो लेंथ है वही। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है a डॉट b इज इक्वल टू cos थीटा, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट याद है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a का मोड b का मोड और cos थीटा। तो b डॉट dl क्या हो जाएगा, b dl cos, बात समझ आ गई, थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ थीटा किसके बीच में होगा, b और dl के बीच में, b और dl के बीच में, और dl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r और s को। तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? देख लीजिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमने क्या लगाया, राइट हैंड थंब रूल। देखिए करंट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो तुम देखिए। क्लियर हो गया? आप करंट को ऐसे कर दीजिए तो ऐसे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे पैरेलली रहने वाला। क्लियर हो गया? चलिए, तो जरा ध्यान देना, यहां ये थीटा क्या आएगा, बी और डीएल के बीच का एंगल, और डीएल कौन है, आरएस। तो जरा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, आरएस ये रहा, दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल कितना जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर? प्लस बी डीएल, यहां पर फॉर्मूला लगाओ, बी डीएल cos थीटा। तो बी डीएल एज इट इज, यहां डीएल कौन है, एसटी, डीएल कौन है, एसटी। तो थीटा क्या होगा, थीटा बी और एसटी के बीच का एंगल। तो जरा ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और ये एसटी कैसे दिखाई दे रहा है, ये और ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? तो ये इसके परपेंडिकुलर है। प्लस बी डीएल cos, बताइए ये डीएल किसका काम करेगा, टी यू का। तो प्यारे बच्चों, ये जो टी यू है ये बी के साथ क्या है, पैरेलल। तो यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस बी डीएल, बी डीएल, हाँ प्यारे बच्चों, यहां ये डीएल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूआर को, ये डीएल किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूआर को। तो बताइए बी और यूआर में कितना एंगल है, ये रहा बी, ये है यूआर, तो 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने इंटीग्रल को 4 हिस्सों में तोड़ लिया, और फिर हमने देखा कि 4 में से 2 हिस्से आर एस और टी यू मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल, और टी एस और यू आर मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो 4 में से 2 90 डिग्री बनाएंगे और 2 पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जो 90 वाले कंपोनेंट है वो तो वैसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके,
यहां क्या बचेगा, बी डी एल, ठीक है। ये dl कौन है, rs, याद रखना ये dl, ठीक है। यहां चाहो तो लिख सकते हो, ये हम कर रहे हैं rs के लिए, ये st के लिए, ये du के लिए और ये ur के लिए, ठीक है बेटा। चलिए ओके, b dl rs cos 0 कितना होता है 1 प्लस ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा 90 वाला 0 प्लस tu b dl cos 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0 म्यू नॉट i। देख लीजिए 4 में से 2 टर्म क्या हो गए 0 हो गए, पहले इतना कर लीजिए। Have you done this? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अभी स्पेस है थोड़ा सा, इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों अब एक बात बताइए, आर एस और टी यू, आर एस और टी यू, तो मुझे एक बात बताइए, जहां टी यू है, टी यू का कहां है, टी यू है सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, और आर एस कहां है, सोलेनॉइड के बाहर। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, किसी भी सोलेनॉइड का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, या किसी भी सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हमेशा सोलेनॉइड के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इस चीज को यहाँ एक शॉर्ट नोट्स पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। सिंस outside the solenoid magnetic field is equal to 0। सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0। तो बेटा आर एस कहां है, सोलोनॉइड के बाहर, तो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, कहां, आर एस किधर है, सोलोनॉइड के बाहर, और सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0। तो जहां आर एस है वहां तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, कहां, आर एस। क्लियर हो गया, सोलोनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सोलोनॉइड के लिए जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर होता है। तो आर एस के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0, टी यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो टर्म है, यहां पर b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पर b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, जो ये RS वाला टर्म है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ 0, रीजन क्योंकि जो RS है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। हेंस नियर RS B is equal to 0, यानी RS के बाहर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड 0। तो देखिए 1 2 केवल कौन सी टर्म बचेगी, केवल एक टर्म बचेगी, इंटीग्रल tu bdl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देख लीजिए केवल इतना बचेगा। तो ये अलजेब्रा आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या बचा, वी गॉट, देख लीजिए हमारे पास बचा इंटीग्रल b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और किसके लिए, tu के लिए, t से लेके u तक के लिए, ये हमारे पास बचा। ओके अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लेंगे, और ये क्या बचेगा इंटीग्रल du, और ये du किसके लिए वैल्यू रख रहा है, t से u तक इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर हो गई बात है प्यारे बच्चों, इज दैट क्लियर। चलिए ओके, अब जरा ध्यान देना, यहां ये इंटीग्रल dl, देखिए इंटीग्रल dl की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इंटीग्रल dl की वैल्यू बताई थी
हाँ बताइए इंटीग्रल डीएल क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रल डीएल? यानी एल की मैक्सिमम वैल्यू, एल की मैक्सिमम यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ ये डीएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टी यू। तो ये टी यू है क्या? टी क्या है? सोलोनॉइड का एक किनारा, और यू क्या है? सोलोनॉइड का दूसरा किनारा। तो यानी टी से लेके यू तक क्या होगा? इस सोलोनॉइड की जो लेंथ होगी, देख लीजिए हमारा सोलोनॉइड कहां से स्टार्ट है? U से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है? T तक। या ये कह दीजिए T से स्टार्ट है और कहां तक खत्म है? U तक। यानी सोलोनॉइड के दो एंड है। हमारा सोलोनॉइड U से खत्म हो, सोलोनॉइड U से शुरू होता है, T पे खत्म होता है, या उधर से बात करें तो T से शुरू होता है, U पे खत्म होता है। तो यानी TU क्या रिप्रेजेंट करेगा? सोलोनॉइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और सोलोनॉइड की लेंथ हमने क्या ले ली? L। क्लियर हो गया? तो यहां पर we have इंटीग्रल dl du is equal to L, और L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो गया? L के, और L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो यानी प्यारे बच्चों BL is equal to म्यू नॉट I। क्या ये बात समझ में आ गया? ओके। और ये जो हमने किया है समझ लेना, ये हमने क्लियर। चलिए फॉर वन टर्न, ये हमारा किसके लिए है डेरिवेशन? वन टर्न। तो अगर हमारे सोलोनॉइड में कितने टर्न हो? 4 n टर्न। ध्यान देना कितने टर्न हो? n चक्कर हो, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी कैपिटल N ले लेते हैं, 4 n टर्न। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट ni। देख लीजिए ये हमारा किसके लिए? एक चक्कर के लिए। और सोलोनॉइड में हमने कितने चक्कर मान लिए? कैपिटल N। मान लीजिए हमारे सोलोनॉइड में कितने टर्न है? कैपिटल N टर्न है। ठीक है, तो एक चक्कर के लिए ये है, तो n टर्न के लिए क्या होगा? ni। मान लीजिए एक चक्कर में कितना करंट है? I, तो n चक्कर में कितना करंट होगा? अगर एक टर्न में I करंट है तो n दो टर्न में कितना होगा? 2I। तीन टर्न में कितना होगा? 3I। तो n टर्न में कितना होगा? ni करंट होगा, नहीं होगा? ओके, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, इस L को डिवाइड कर देता हूं। इस L को उठा के कहां लेके चले गए? यहां पर। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L I। ठीक है, देख लीजिए N और L को क्या ले लिया? एक साथ। तो जरा ध्यान देना, ये जो N अपॉन L है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वी हैव ये जो N ओवर L है, देखिए प्यारे बच्चों, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलोनॉइड, और L क्या है? सोलोनॉइड की लेंथ। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉल n मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मॉल n। ठीक है, और स्मॉल n क्या है? देखिए मैं तीनों चीज बता देता हूं। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कहलाएगा। देखिए सपोज कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं मेरे सोलोनॉइड में 50 चक्कर है। आपने एक सोलोनॉइड बनाया और उसके चक्कर, उस सोलोनॉइड में कितने टर्न दिए आपने? 50। ठीक है, हमारे पास एक सोलोनॉइड है और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 50। तो बताइए किसकी वैल्यू दे दी? कैपिटल N की वैल्यू दे दी। एक सोलोनॉइड और उसमें कितने चक्कर हैं? 50 चक्कर हैं। ओके, अब आपसे कहा गया कि जो सोलोनॉइड है उसकी लेंथ है 5 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो क्या दे दिया आपको? L दे दिया। बात समझ आ गई? N कितना है? 50 चक्कर। लेंथ कितनी दे दी सोलोनॉइड की? 5 मीटर की। 5 मीटर की सोलोनॉइड है। तो बता सकते हो आपसे अगर ये पूछा जाए
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या होंगे, तो 50/5 यानी कितना आ जाएगा 10। 5 मीटर में कितने चक्कर 50, तो 1 मीटर में कितने चक्कर 10 हो गए, नहीं हो गए। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए V गेट, तो यहां n/l की जगह क्या रख दो स्मॉल n, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए n/l को आपने क्या लिख लिया, n/l को आपने स्मॉल n लिख लिया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया सोलेनॉइड का, म्यू नॉट Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड produced by solenoid, ठीक है। This is the magnetic field produced by solenoid inside, ये जरा ध्यान देना, produce inside the solenoid, inside the, ठीक है। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ध्यान देना, म्यू नॉट Ni ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर, लेकिन प्यारे बच्चों सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किनारों पे, ठीक है ना, एट एंड्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां, एट एंड्स, किनारों पे। तो ध्यान देना सोलेनॉइड के किनारों पे, सोलेनॉइड के दो ही एंड्स हो सकते हैं, एक जहां से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा, एक जहां से निकल जाएगा। तो सोलेनॉइड के जो एंड्स होते हैं बेटा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, यानी म्यू नॉट Ni/2। ये याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। सोलेनॉइड के किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर के मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और कई बार इसका ग्राफ भी पूछ लेता है आपसे, देख लीजिए। तो ये अलजेब्रा आपने कर लिया होगा, ठीक है, इसको मिटा दो बेटा, ये कर लिया होगा आपने। देखिए इसका ग्राफ और आपको बता देता हूं। देखिए ये हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये हमने लाइन ले ली लेंथ के लिए। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये ले लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और ये ले लीजिए लेंथ। तो दिस इज द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ सोलेनॉइड, एंड ऑफ सोलेनॉइड, यानी यहां से सोलेनॉइड शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है, या यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है। ये है सेंटर। क्लियर हो गया? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम कहां, सेंटर पे, ठीक है। कितना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ठीक है। तो जब तक सोलेनॉइड है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। कितना, म्यू नॉट Ni। ओके, चलिए। लेकिन जब किनारों पे आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, ये कितना है, म्यू नॉट Ni/2। समझ में आया? किनारों पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट Ni/2, यहां पर और यहां पर, और सोलेनॉइड के अंदर कितना रहेगा, म्यू नॉट Ni। तो ये क्या है, ग्राउंड। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपका बनता है, केवल सोलेनॉइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे बनता है, दूसरा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन, और तीसरा इसका
ग्राफ। ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड।